गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, आप सभी को जय श्री राम एंड नमस्कार। हरिओम। गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स के अंदर में आ गए हैं। स्टैटिक्स के कुछ बेसिक चीजें को आज पहले जानेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे के जो है, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी बताया, स्टार्टिंग से पहले बेस धीरे धीरे बनाते बनाते हमने हायर प्रोबेबिलिटी पे चले गए, ठीक है। तो आपके पूरे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आने वाला होगा प्रोबेबिलिटी से, तो कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है? 100% चांस कौन सा होगा? एक आपका बेस थ्योरम और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहीं से जो आना होगा तो आता है, ठीक है। और आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? स्टैटिक्स है। और स्टैटिक्स में सबसे पहले बेसिक चीजें से जानेंगे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। फिर वेरिएंस पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मास फंक्शन, इस चीज को आगे फिर कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। बट पहले आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए स्टैटिक्स में, जो कि एनालिसिस होता है। यहाँ पर स्टैटिक्स में हम डेटा जो रहते हैं उन डेटा का एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कई तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में उतना ही था, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा नहीं था। प्रोबेबिलिटी बस जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो थे, और बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, और वो टोटल प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं। वो जो अपन बेस थ्योरम के जो नीचे में लिखते थे, याद है? बेस थ्योरम के अपॉन में जो था वही नीचे वाला, उसी को टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें ही ज्यादातर वैसे इंपॉर्टेंट है। एक आध क्लास और लेना होगा लाइव, तो मैं ले लूंगा कि संडे वगैरह में जो है सेशन में एक आध क्लास में ले लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हो? स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? बताओ, क्या बोलते हैं हिंदी में स्टैटिक्स को? बोलो भाई। स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी, ठीक है। प्रायिकता को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी को स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? देखिए, इस स्टैटिक्स के अंदर में सबसे पहले आज जो हम बेसिकली चीज कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक माना जाता है ये भी, मेजर्स। कई बच्चे जो हैं इन चीज को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये छोटा सा है, इजी टॉपिक है, हो जाएगा करके। नहीं, इसको गौर करते, बट ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स में आते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में अगर हम देखें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो इस टॉपिक्स के अंतर्गत में देखो आता है सबसे पहले आपका मीन, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? एवरेज के नाम से जानते हैं। पढ़ चुके हो गए आप लोग, ठीक है। दूसरा होता है मीन, मीडियन, पढ़ चुके हो वैसे भी आप लोग कि नहीं पढ़े हो? बताओ भाई। तीसरा प्रॉपर्टी होता है इसमें जो है मोड पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड। पहले तो ये बेसिक तीन चीज है, मीन, मीडियन, मोड। अरे 10th लेवल से नहीं, हम 8th लेवल से, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। पहले तो ये बेसिक चीज, मीन, मीडियन, मोड, जो आपका बेसिक टॉपिक से आता है। इसके बाद आपके आते हैं जियोमेट्रिक मीन, जो कि जीपी के जियोमेट्रिक मीन, जीएम के नाम से जानते होगे, जियोमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन पढ़े हो?
कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ोगे, हार्मोनिक मीन, मीन फिर मीडियन मोड फिर ज्योमेट्रिक मीन, और ये आपका आ जाता है कौन सा, हार्मोनिक मीन। ठीक है, ठीक है, आज ये सारी चीज को जान लेंगे। आज का सेशन यही रहने वाला है कि इन बेसिक चीज से आप आज ये पढ़ लोगे तो आज के बाद कभी नहीं बोलोगे कि यार ये एक्चुअल में होता है क्या है, मीन मीडियन मोड ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये तो वैसे बेसिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये तीन है। आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले रहते हैं, अगर आना ही होंगे तो, अदरवाइज नहीं आता इधर से। ठीक है, लेकिन हाँ इनका यूज आगे होता है, इनका यूज जितना भी, अगर आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो और आपको मीन मीडियन मोड नहीं पढ़े हो, इसका मतलब आपने कुछ भी स्टैटिक्स नहीं पढ़ा। मतलब स्टैटिक्स का ये सबसे बेसिक है, फंडा, ये हाथ पांव है, ये पैर है। ठीक है, अगर आप इनको ही नहीं जान रहे हो तो आप स्टैटिक्स आगे क्या पढ़ोगे। ठीक है, स्टैटिक्स के लिए सबसे बेसिक चीज कौन सा है, मीन मीडियन मोड। फिर आगे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आओ इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, एक एक चीज जो एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है आपका, कौन कौन सा मीन मीडियन मोड, जो कि पहले इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है मीन। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, नाम अनेक काम एक। ठीक है, मीन, मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, और अरिथमेटिक मीन भी पूरा लिखते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, जिसको और भी एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है एवरेज, या फिर मीन बोल दो सिंपली, या अरिथमेटिक मीन बोल दो, या फिर एवरेज बोल दो। अब ये निकालने के कितने मेथड्स हैं, आज पहले मेथड को सिखाऊंगा, क्या नाम बोलते हैं वो सब सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि भाई ये एक्चुअल में होते क्या क्या है, इसके अंदर में कौन कौन से या किस टाइप से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ डेटा दिया होगा, सामने वाले ने आपको कुछ डेटा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज देखो, आज मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे आज देखते हैं। ठीक है, कितना इजी लगेगा आप लोगों को मीन मीडियन मोड। तो पहले तो मीन जानते हैं कि मीन एक्चुअल में क्या होता है, इसका नोटेशन क्या होता है, नोटेशन होता है बेटा एक्स बार। इसका नोटेशन क्या है, एक्स बार। मीन का क्या होता है नोटेशन, एक्स बार होता है, इसको एक्स बार रीड करते हैं, मीन बोलो, या फिर अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये कई जगह यूज होते हैं इनका। सबसे पहले एक्चुअल में है क्या मीन, मीन कुछ नहीं है, या फिर अरिथमेटिक मीन क्या होता है, या एवरेज क्या होता है। एवरेज आप लोग सब लोग जानते हैं, एवरेज का मतलब होता है कुछ डेटा गिवन होता है, किसके करस्पॉन्डिंग बीच में आता है, यानी कि लाई किसके बीच में करते हो। हम कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं, हमको बचपन में सिखाया गया, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो और फिर उनके उसी नंबर से उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो एवरेज मिल जाता है। एवरेज मीन्स होता है अप्रोक्सीमेट, लगभग सबके इतने बराबर। ठीक है, जैसे आपके पास कुछ क्या है, सम डेटा है, सपोज सपोज जो डाटा है आपके किसी कंपनी का, अब ये डाटा क्या क्या हो सकते हैं, मार्क्स हो सकता है, सैलरीज हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो डेटा होता है। जैसे सामने आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो जितने इसके एम्प्लॉय हैं, जितने भी इनकी एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय की मान लो सबकी सैलरी जो है अप्रोक्सीमेट मान लो 20,000 है, 20K है। ठीक है, किसी का 20K होगा, किसी का 15K होगा, लाइक ऐसे ऐसे मान लो सैलरी है, इनका सैलरी गिवन है। तो हम बोलते हैं कि इस कंपनी का एवरेज मंथली कितना जाता है, तो क्या करते हैं, जितने एम्प्लॉय हैं सबकी सैलरी को ऐड कर दिया जाता है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से इसको डिवाइड कर दिया जाता है, वही एवरेज होता है। तो मतलब बताता है कि इसका एवरेज इतना निकलता है। ठीक है, पहले अब इसको यहां पर समझ लो कि सपोज कोई डेटा है। अब वो डेटा क्या क्या हो सकते हैं, डेटा आपका क्या हो सकता है भाई, मार्क्स हो सकता है, आप मतलब आप एग्जाम किसी एग्जाम को दिए हो तो आपके जो मार्क्स आते हैं वो मार्क्स हो सकते हैं, या फिर आपका क्या हो सकता है, एज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सैलरी हो सकती है, इस टाइप से डेटा हो सकते हैं। ठीक है, ये रुपए इसमें होते हैं जनरली। ठीक है, रुपए हो गया कोई चीज का, किसी की रुपए या वैल्यू। ठीक है, और हो सकते हैं उसमें जो है उसके प्राइस हो सकता है, इस टाइप की चीजें जो रहती है उनको हम कुछ डेटा गिवन है हमारे पास मान लो। तो एवरेज निकालने का ट्रिक क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, सबको ऐड कर दो, समेशन ऑफ एक्स। ये समेशन मीन्स होता है ऐड करना, समेशन मीन्स सबको जोड़ना होता है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स बोल दो, कई बच्चे इसको सिग्मा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं एक्चुअल में, लेकिन ये समेशन है, समेशन एक्स अपॉन एन। ये होता है मेन बेसिक फॉर्मूला एवरेज कैलकुलेट करने का, कि सारे वैल्यू को क्या कर दो, जोड़ दो ऐड करके, और उसको उसी से वैल्यू से भाग कर दी जाती है।
ठीक है, ये बात समझ में आई। लाइक जैसे अगर मैं बोलूं सारे इंडिविजुअल हैं, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। मान लो आपको मैंने दे दिया है कि एक स्टूडेंट्स की एज 5, एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स का एज क्या क्या है, मान लो 10 है, 20 है, 15 है, 11 है, 12 है, ये दिया हुआ है। 5 स्टूडेंट्स का एज आपको क्या दे दिया हुआ है, ये मतलब 5 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज है, एक 10 साल का बंदा है, एक 20 साल का, एक 15 साल का, एक 11 साल का, एक 12 साल का, ये इसका एज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एवरेज क्या है, क्लास का एवरेज एज कितना है, मतलब आप किस एवरेज के लोगों को टीच कर रहे हो या क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं एवरेज की बात करूंगा या फिर अरिथमेटिक मीन बोलूंगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐसे 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 5 से भाग कर देते हैं। तो 20 10 30 40 50 60 60, ये भी हो गया 60 प्लस और ये 63, 63 प्लस 5 68, 68 अपॉन 5 जो भी आएगा अप्रोक्सीमेट, ये इसका पॉइंट में निकाल लो, 5 से कम 5 दशमलव लगा दो, 5 तिया 15, ये एक्स बार की वैल्यू कितने आने वाली है, एक्स बार की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.36, ये है एवरेज मार्क्स, एवरेज एज। वेरी गुड, कितना, अच्छा सॉरी मेरे से पॉइंट यहाँ मिस्टेक लग गया, 13.6, 13.6 इसका एवरेज एज है। मतलब एवरेज एज मतलब अब क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनका एवरेज एज लगभग कितना है, 13.6 के आसपास का है। ठीक है, मतलब इसी के आसपास का नंबर देख लो, किसी का 15 है, 11 है, 13 है, 20 है, तो हम अप्रोक्सीमेट क्या बोलते हैं, तो सबका एवरेज कितना है, 13.6 हो गया। 13.6 इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, तो एवरेज एज, क्लास का एवरेज एज इतना ही गई है। अब बात आता है कभी कभी जो है फ्रीक्वेंसी में दी जाती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आओ फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब जो है टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर कवर किया जाता है। कभी कभी जो डेटा आपको सिंपली यहाँ पर सारे डेटा देखो अलग अलग है, इनकी डेटा इनकी डेटा इनकी डेटा सारे जो एज है वो 5 बच्चों का अलग अलग है। कभी कभी जो है ये जो है कैसे हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जिनका एज मैच कर जाता है, तब हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का यूज कैसे करते हैं देखते जाओ। फ्रीक्वेंसी का यूज कैसे करते हैं, जब आपके पास जो डेटा है क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, यानी कि बहुत से लोगों का वो सेम डेटा हो जाए, तब हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखो। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं एज, या फिर मार्क्स लिख देता हूं। ठीक है, मार्क्स, मार्क्स मीन्स जो आप एग्जाम दिए हुए किसी क्लास को, क्लास का कोई एग्जाम होगा उसके जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हैं, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टूडेंट्स। अच्छे से समझिएगा, ये जो समझ गए फिर कॉन्सेप्ट देखते जाओ कैसे समझ में आते जाएगा। मार्क्स मान लो 30, 45, 60, 20 ये दिया हुआ है, कितने लोग का, 1 2 3 4 लोग का दिया हुआ है। स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, 10, 3, 4। बात समझ में आई? अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों अच्छे समझना, स्टूडेंट्स की संख्या 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मार्क्स 30 है, मतलब 5 लोगों का मार्क्स कितना है, 30। 5 स्टूडेंट्स लोगों का जो प्राप्तांक है एग्जाम में पाए कितने हैं, 30 लोग, 30 नंबर पाए हैं 5 लोग। होता है ना ऐसे, क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्लास में बच्चे बैठे हैं कितने लोग, 5 लोग ऐसे जिनका नंबर 30 30 30 30 30 आया है। फिर 10 लोग ऐसे हैं जिनको मार्क्स कितना मिला है, 45 मिला है, ऐसे कितने हैं, 10 लोग हैं। 45 वाले कितने, 10 लोग हैं। 60 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 है। ठीक है, 60 60 60 लाने वाले 3 स्टूडेंट है, और 20 लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 40 है। 20 लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 40 है। तो इनको ऐसे अलग अलग सबको इंडिविजुअली जोड़ना है, जैसे 30 30 30 30 को जोड़ना हमारे लिए इजी नहीं होता है, तो ऐसे में हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसी को ही मान ली जाती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यही होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ ये समथिंग लाइक इस टाइप की कोई भी चीज नंबर ऑफ दे दिया हुआ है, समझ लो वो क्या है, आपके फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ऐसे के लिए एवरेज अब क्या होगा, अभी अभी भी वही हो रहा है, ध्यान से समझिएगा भाई अच्छे से। एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, आप लोग पहले पढ़े थे सबको जोड़ना। किसको जोड़ना है भाई, 30 को कितने बार ऐड करना है, 5 बार ऐड करना है। तो 30 को 5 बार ऐड ना करके आप क्या करोगे, 30 को 5 टाइम ऐड ना करके आप कैसे करोगे, क्योंकि 30 5 बार है, तो 30 30 30 30 को आप कैसे लिख सकते हो, 13 इंटू 5 लिख सकते हो। लिख सकते हो यस या नो, जल्दी बोलो भाई। आप 30 इंटू 5 लिख दो, मतलब 30 को 5 बार जोड़ना पड़ेगा, 30 30 30 करके ऐसे। दूसरा 45 को 10 बार जोड़ने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, 45 को 10 टाइम इंटू कर दिया, बात एक ही चीज हो गई। 60 को 3 टाइम ऐड करना, मतलब 60 इंटू 3 कर सकते हो। और 20 को कितने टाइम्स, 4 टाइम्स ऐड करा जाएगा। ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, बेटा यही तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं, 5 10 5 15, 15 प्लस 7 17 स्टूडेंट्स हो गए। तो हम एक्चुअल में यहाँ पर हम किससे भाग कर रहे हैं, 17 से भाग करना पड़ेगा। बाकी आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, जो भी आएगा। कुछ बच्चे का जवाब आ गया है 39.09 आया है, ठीक है, वेरी गुड, जो भी है। तो एक्चुअल में देखो ये क्या था, ये बच्चों एक्स है, मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, ये डिनोट करता है एक्स, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ। ओवरऑल देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपली एफ और एक्स का गुणा किया है और डिवाइड में एन से मल्टीप्लाई कर दिया था। और एन कोई और नहीं, यहाँ पर एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एफ। एफ को टोटल कर दो, यही आपका फ्रीक्वेंसी बन गई। फ्रीक्वेंसी का टोटल ही आपका एन होता है। स्टूडेंट्स 12 कैसे होंगे, 22, हाँ 1 मिनट देख लेते हैं। 10 और 4 3 7 5 12, 12 10 22, ये 22 हो गया, 22 होंगे टोटल। टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी, 22 होगी, ठीक है। तो ये जो है टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हो गई। अब इसको आपको सॉल्व कर लेने, जैसे 5 3 15, 150 हो गया, प्लस ये 450 हो गया, प्लस 6 3 18 हो गया। अब ये तो आप लोग सभी लोग कर लोगे, 80 अपॉन में 22, जो भी आएगा आपको कैलकुलेट कर लेना है, इसका सोल्यूशन दे देना है। क्लियर हुआ। तो हम फ्रीक्वेंसी का यूज क्यों किए, फ्रीक्वेंसी का यूज इसलिए किए बेटा, जब हमारे पास कोई एक डेटा रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन हो, जब जहां पर आपको लग रहा है कि यार 30 को 5 बार जोड़ने से अच्छा है 30 को गुणा कर दो 5 से, 30 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आ जाएगा। 45 से 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 60 को 3 टाइम्स ऐड करने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो बात समझे, जब आपके पास डेटा कैसा हो, रिपीटेशन में हो, लाइक अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सीए वाले जो होते हैं, इसका यूज कितना बड़ी बात है, ठीक है। मान लो आपके जो आप किसी कंपनी में हो और कंपनी के भाई एम्प्लॉय की सैलरी कैसी होती है, मान लो किसी का 50,000 है, तो 50,000 एक का थोड़ी होगा, 50,000 3 लोग का होगा, ठीक है। और किसी का 10,000 होगा, बाबू लोग का, तो 10,000 हो गया, तो 10 कितने बाबू हैं वहां पर देखना पड़ेगा। तो अलग अलग क्वांटिटी, एक ही चीज की सैलरी वो अलग अलग पर्सन के हो सकते हैं। तो ऐसे को क्या करना पड़ेगा, जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे, उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 50,000 को 10 बार थोड़ी जोड़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, 50,000 गुणा 10 कर देते हैं। तो एवरेज निकालने का ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया कि एफ और एक्स से गुणा कर दी जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एवरेज यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी आपको पहचान कर लेनी है, बता दिया हूं। मार्क्स के फॉर्म में जो भी होता है वो सारे आपके कैसे होते हैं, वो आपका एक्स बनता है, और स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऐसा कुछ लिखा होगा, वो समझ जाना फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, कितना आ रहा है इसका आंसर, 39.02 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। समझ में आया, सबको आया। तभी मैंने 2 मेथड सिखाया, अभी आप लोग 2 मेथड मैंने सिखा दिया। अभी और हो सकता है कि कभी कभी जब आपको ये भी पता ना रहे कि यार ये एग्जैक्ट 30 लोग का आंसर 5 है, कभी कभी जो है रेंज के फॉर्म में आंसर मिल जाता है। किस फॉर्म में, रेंज के फॉर्म में। अब रेंज के फॉर्म में कैसा मिल जाता है, देखते जाओ। रेंज के फॉर्म में ऐसा मिलता है, आपको कंफर्म ना हो, जहां पर हम बोल सकते हैं कंफर्मेशन ना हो कि यार कितने लोग ऐसे हैं जिनका कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है, जहां पर हमको रेंज के फॉर्म में होता है। लाइक जैसे ऐसे मैं बोल दिया यहाँ पर कुछ क्लास है, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और क्लास में जो दिया हुआ है वो बोल रहा है 0 से लेके 10 तक ऐसे। ये 0 से 10 तक ये क्या हो सकते हैं, 0 से 10 तक मान लो ये जो है
मार्क्स है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्लास का मार्क्स स्टूडेंट का हो रहा है, या फिर आप इसको एज ले सकते हो। तो जैसे मैं बोलूं कि जो है 0 से 10 तक के एज वाले ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो 0 से 10 तक के वाले एज के बीच में 5 स्टूडेंट हैं। 10 से 20 वाले जो है एज वाले वो कितने हैं, मान लो 3 हैं। और 20 से 30 वाले कितने हैं, 4 हैं। 30 से 40 वाले कितने हैं, 2 हैं। बात आई समझ में? अब देखिए, ये मैंने दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है, ये बोल रहा नंबर स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 5। मैं ये क्या लिखा हूँ, एज। क्लास मीन्स यहाँ पर जो है वो एज को डिनोट करता है। एज, एज मतलब तो समझते हो ना, बच्चों की एज है। तो एज क्या क्या दिया हुआ रिलेशन, जब 0 से 10 वाले, 0 तो होते नहीं वैसे जनरली, 0 से आगे वाले, ठीक है। तो 0 से लेके 10 तक के एज वाले बच्चे कितने हैं, 5 हैं। 10 से 20 वाले कितने हैं, 3 हैं। 20 से 30 वाले कितने हैं, 4 हैं। 30 से 40 वाले कितने हैं, 2 हैं। जब इस टाइप के फॉर्म में होता है तो हम जो है मीन या फिर एवरेज निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो यहाँ पर 2 मेथड है। पहला मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझोगे भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। और ये जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और क्लास क्या क्या गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30 और 30 टू 40 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसके बीच में 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं और 2 लोग हैं। और ये आपका टोटल बनाएगा एन। जब आप इसको टोटल करोगे कितने टोटल स्टूडेंट हो गए, तो 3 2 5, 5 5 10 4 14, 14 स्टूडेंट यहाँ हो गए। अब 14 स्टूडेंट्स यहाँ हो गए। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में जब भी क्लास इंटरवल दिया रहता है, तो जब इंटरवल के फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको मीन निकालना पड़ता है, तो एक्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। और एक्स क्या होता है, इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड, मीन, मीन मतलब मध्य निकालना पड़ता है। तो 0 और 10 का मीन कितना होने वाला है, 5। 10 और 20 30 होता है, 30 का मीन मतलब 30 का आधा, 30 का आधा मतलब 2 से डिवाइड की जाती है। तो 2 से आधा करोगे तो 30 का आधा 15 हो जाता है। 30 ये है, 20 ये 50 हो गया टोटल। 50 का आधा करोगे कितना आएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा। और 40 और 30 70 होते हैं, 70 का आधा 35 हो जाता है। हाफ करना पड़ता है, ये एक्स होता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपरली क्या, मध्य बिंदु बोलते हैं, हिंदी में इसको सेंट्रल मीन बोलते हैं, ठीक है। बट खैर जरूरत नहीं है, उसको मीन बोलते हैं। इसके बाद अब यहां से निकालने, अब आपको ये चीजें देखनी है, ध्यान से देखोगे भाई जो बताने जा रहा हूं। अगर आप एफ को देखो, काउंट करो एफ की संख्या। एफ अगर सिंगल डिजिट का है, अगर एफ सिंगल डिजिट का है तो आप यहां से, आपके पास ऑप्शन क्या है, एफ एक्स निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका डीएक्स कैलकुलेट कर सकते हो, डीएस कैलकुलेट कर सकते हो, 3 चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। मैं तीनों मेथड से सिखा देता हूं। अगर एफ एक्स करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25, 15 तिया 45, 25 चौक 100 और 35 दूनी 70। और इसका टोटल कर दो, सिग्मा एफ एक्स कर दो, इसका टोटल कर लो और इसके टोटल से डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा आपका, एवरेज तब भी निकल जाएगा। तो ये 100 हो गया, और ये 70, 170 और 40 और 20 50 60, ठीक है। तो 60 ही है, तो मतलब 170, 240 टोटल आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब मीन कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपली एक्स बार इक्वल क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स बटा एन कर देना, सिंपली आपका बन जाएगा 240 बटा 14, भाग कर दो, जो भी आएगा पॉइंट में आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आया ये मीन मिल गया। तो एवरेज निकालने का ये सिंपल तरीका ये हो गया। लेकिन ठीक है, कितना आया, 17.14, ठीक है। लेकिन मेरी बात को सुनो, जब आपके पास अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मान लो कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, तब आप दूसरे विधि से सॉल्व करोगे। इस मेथड से तो ये हो गया सिंपली, जब कभी आपके पास क्या होता है कि ये कैलकुलेट, यहाँ पर जो नंबर्स हैं, स्टूडेंट्स की संख्या जो है लार्ज संख्या में, जैसे लाइक ऐसे 15 13 या 50 40 30 इस टाइप से के फॉर्म में होते हैं, तो उस केस में हम लोग जो है ये वाला यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ।
अभी इसी को देखो मैं दूसरे मेथड से सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब आपके पास कैसा हो, जब डेटा ज्यादा हो तब ये यूज करना, अदरवाइज ये यूज करने की जरूरत नहीं है। अब वैसे ही एफ कर सकते हो। एक मेथड होता है डी एक्स कैलकुलेट करना, बेस में एक्स लगा देने से ये हो जाता है एक्स माइनस ए करके बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, स्मॉल वैल्यू दे देती है। अब ए कौन होता है, ए कोई और नहीं, इसके बीच का माना जाता है, मध्य में माना जाता है। तो कौन ले लो, यही ए ले लो। यही कौन ले लो, ए ले लो। 15 देख लो, एक इधर से 25 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए मान लो मैंने ले लिया 15। अब बोलो क्या बनने वाला है यहाँ पर। अब x कौन है, ये x है, a कौन है 15, 5 माइनस 15। यहाँ पर क्या करोगे, 5 माइनस 15 करोगे, कितना आने वाला है बच्चों बताओ, माइनस का 10 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 15 माइनस 15 करोगे, कितना आएगा आंसर, 0। यहाँ पर कितना होगा, 25 माइनस 15 करोगे, कितना आएगा 10। 25 माइनस 15 करोगे तो 10, और 35 माइनस 15 करोगे, सबको 15 से ही माइनस करना है क्योंकि ए आपने 15 लिया हुआ है। ये आने वाला है 20। अब हम क्या करेंगे, एफ का गुणा इस डी एक्स में करेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इस f का मल्टीप्लाई अब dx से करेंगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो 5 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। 3 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा। 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 2 इंटू 20 करेंगे तो भी कितना आएगा, 40 आएगा। अब क्या करना है, इसका टोटल कर देना है, f इंटू डी एक्स का टोटल कर देना है। जब आप इसका टोटल करोगे 40 40 80 हो जाता है, और 80 में से 50 माइनस करोगे तो वापस जो है 30 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली एक्स बार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो ए प्लस समेसन एफ इंटू डी एक्स अपॉन एन कर दी जाती है। बस ये चीजें ध्यान देना है जब हम dx का यूज करते हैं, जब हम dx का यूज करते हैं तब के लिए। आप, मैंने कहा ए आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप 5 भी ले लो, 25 भी ले लो, आंसर तब भी आना ही आना है। लेकिन रूल यही होता है कि ए को बीच का लिया जाता है, ठीक है। ए किसको लिया जाता है, एक्स के बीच का लिया जाता है। तो बीच का नहीं मिलेगा तो आप आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी ले सकते हो जनरली, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे काउंट कर लेकर 1 2 3 4, 4 का आधा, जितने नंबर है काउंट कर लो, ऐसे खड़ी लाइन में ऐसे 1 2 3 4 जितने हैं उसका आधा कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि ए कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ए को 15 ही लेना है। आप अपने कॉपी पे 25 को लेके बना के देखो, तब भी आंसर सेम ही मिलने वाला है। आंसर को में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ए की वैल्यू को मैंने 15 लिया तो यहाँ 15 लिखना है, प्लस लगाना है, dx का टोटल 30 आया है, 30 बटा n की वैल्यू आपकी 14 है। तो ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 15 प्लस 14 कम कितना आएगा, ये जोड़ोगे तो 14 दूनी 28, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 2.14 कुछ आएगा, ऐसा कुछ देख लोगे, ठीक है। ऐड करोगे तो ये आने वाला है 17.14। जो पहले आया था वही अभी भी आएगा, पहले भी 17.14 आया था, अभी भी 17.14 ही आएगा। आई बात समझ में। अभी देखते जाओ, अभी यही नहीं, रुकना नहीं है अपने को, और ना मैं रुकने दूंगा आप लोग को। अभी बेटा आगे बढ़ेंगे इसके आगे, और देखते जाओ अभी क्या और रंग लाती है। ये तो मैंने अभी एक मेथड ये सिखाया कि सिंपली एफएक्स कर देंगे तो भी काम बन जाता है, ठीक है, पहला मेथड ये। दूसरा मेथड, जब आप थोड़ा और छोटा करना चाहते हो तो डीएक्स निकाल लो। डीएक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए करके सॉल्व कर लो। अब जब आप एक्स माइनस ए करते हो, आपको लग रहा है यार अगर मैं इसको 10 से भाग कर देता, देखो काम बन जाता और छोटा हो जाता, इसको और छोटा किया जा सकता था। तो हम क्या करते हैं, तब एक और मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अथवा में एक और मेथड जो क्लास दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40 है। यहाँ कौन है बेटा, f दिया हुआ है, f की वैल्यू है 5 3 4 2, ठीक है, ये f दिया हुआ है। हम x कैलकुलेट करते हैं, x क्या होता है सबको पता है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 5 आएगा, 10 और 10 20 30 का आधा 10 हो जाएगा, 15 होगा, 25 होगा, 35 होने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो डी एक्स के जगह एस यूज करूंगा। एस मीन्स बताता है कि अब हम और थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं,
तो x माइनस ए तो था ही, अपॉन में i यूज कर देते हैं, x माइनस ए अपॉन i कर देते हैं। अब i क्या चीज है? i होता है बेटा इनके बीच का डिफरेंस, इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो i जो है जनरली इनके बीच का अंतर, देखो अंतर कितने का है, जब आपको लगता है यार इनके बीच का डिफरेंस कॉमन है तो i वाला यूज कर सकते हो। अब आई क्या है? तो आई जो है अंतर देख लो कितने का, सब में 10 10 का अंतर है ना, 20 से 10 के बीच में 10 का अंतर है, इसमें बीच में 10 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है, तो आई को आप 10 ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आई 10 ही होगा, आई की वैल्यू 10। इनके बीच में जो कॉमन होता है ना सब में, वो ली जाती है आई। ए आपका कौन है? ए वही है जो इसमें था, इसी को ही ले लो। चलो अभी मैं ए इसको ले लेता हूँ, बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा था ना, लो अब ए को मैंने 25 से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ए को आप 25 ले लो। ए को ये भी ले सकते हैं, भी ले सकते हो, मैंने कहा ना कुछ भी ले सकते हैं। बोलो अब यहाँ पर कितना आएगा? 5 माइनस 25 डिवाइड बाई आई, आई कितना है? 10 है। अब ये बताओ 25 में से 5 घटाओगे माइनस 20 होगा, माइनस 20 को 10 भाग करोगे, 10 से भाग करोगे तो माइनस का 2 आने वाला है। तो फिर यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 15 माइनस 25 करोगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस 10 को 10 से भाग करोगे तो माइनस का 1 आएगा। फिर 25 माइनस 25 करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 25 माइनस 25 0 होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप 35 माइनस 25 करोगे तो 10 आएगा, 10 को 10 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। ये देखो कितना सिंपल हो गया, और नंबर स्मॉल में आ गए तो फिर f का गुणा ds से कर देना, और f ये है ds ये है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 दूनी 10, 3 1 जा 3 छोटा हो गया, 4 इंटू 0 0, 2 1 जा 2। ये इससे क्या हो जाता है कि काम आसान हो जाता है और स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाती है। अब देखो कितना आएगा? 10 और 3 13 हो गया, 13 10 दिन 13, और 13 में से 2 गया 11, माइनस का 11। अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? ए प्लस समेसन एफ इंटू डी एस बटा एन गुणा आई कर देते हैं, बस अंतर इतना। इसमें देख लो, इसमें आई नहीं था क्योंकि हमने आई को न डिवाइड किया था। आई का जब डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया जाता है फॉर बैलेंस के लिए, बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर आई नहीं है, आई से मैंने गुणा किया है तो आई से यहाँ पर भाग करते हैं फॉर बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाता है, और इसमें आप पुट करोगे बेटा आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए मैंने क्या लिया हुआ है? 25, 25 लिया हुआ है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 11 बटे एन 14 है, गुणा 10, आई की वैल्यू 10 है, तो 25 माइनस ये कितना हो चुका है? 14 से भाग करो इसको, 110 बटा 14। अब 110 बटा 14 जो भाग करोगे उसमें 25 से माइनस करना है, 110 बटा 14 जब आप करते हो तो कितना मिलेगा? ये आने वाला है कितना आएगा आंसर बताओ? ठीक है, वही आ रहा है आंसर, पूरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 17.14 ही आएगा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो 17.14 ही आएगा। बात समझ में? तो मैंने 3 मेथड सिखा दिया एवरेज कैलकुलेट करने का, मीन निकालने का 3 मेथड। सिंपल, जब पहला कैसा हो बच्चों? जब आपके पास डेटा कुछ दिया ही नहीं है, सिंपल अलग अलग नंबर है, ठीक है। जब आपके पास डेटा कैसे सिंपल हो, जब एक्स के फॉर्म में होता है तब हम डायरेक्ट उनको ऐड करके लिख दिया जाता है। जब कुछ कॉमन हो जाते हैं, बहुत सारे डेटा सेम सेम आ जाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? ये फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। और जब आपके पास सामने वाले ने क्लास इंटरवल दे दिए तब के लिए ये यूज करते हैं। डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये तो यूज कर सकते हो, एफ तो ये तो आपके पास रहेगा ना। जब डिफरेंस सेम ना हो तभी तो बता रहा हूँ, जब डिफरेंस सेम ना हो तब आप ये वाला यूज करो, क्योंकि इसमें डिफरेंस अलग अलग है ना, तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। डिवाइड नहीं कर पाओ तो कम से कम एक्स माइनस ए तो कैलकुलेट कर सकते हो। जब डिफरेंस सेम ना हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने दिए 0 से 10 है, यहाँ पर 30 से 35 है, कुछ अलग अलग दे दिया बर रेंज, कोई इशू नहीं। तो फिर उस केस में ये आई मत करना, डिवाइड मत करना, ये तो कर सकते हो एक्स माइनस ए कर देंगे, बस बात यही। तो फिर ये वाला मेथड आ जाएगा, डिफरेंस सेम है तब के लिए तो बताया ये करना है। अब जरूरी नहीं सामने वाला इसी फॉर्म में दे, हो सकता है वो अलग अलग भी दे सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी अपन यूज कर सकते हैं।
मान लो आपने x दे दिया हुआ है सामने वाला 100, 200, 300, 400, 500, ये कोई नंबर है मान लो, और f सामने वाले ने दे दिया हुआ है 2, 1, 5, 3, 2, ये दे दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे बोलेगा भाई बताओ एवरेज कैलकुलेट करो, और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है मान लो, अगर कैलकुलेटर है तो आप सिंपली एफएक्स करके निकाल लोगे, लेकिन मैं चाहूंगा तो इसको दो तीन मेथड से सिखा सकता हूँ। तीनों मेथड का लिख दे रहा हूँ भाई, फॉर्मूला ये है, देख लो अच्छे से, ताकि आप लोग को जिंदगी भर याद रहे, आज के बाद कभी मत भूलना कि फॉर्मूला कौन कौन सा होता है। सर मीन निकालने का 3 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है बेटा एक्स बार बराबर होता है समेसन एक्स बटा एन, एक ये कर सकते हो, जब एफ के फॉर्म में हो समेसन तो एक्स बराबर बराबर समेसन एफ एक्स बटा एन कर दिया जाता है। तीसरा फॉर्मूला, जब एक्स बार बराबर, इसको आप डी से बनाना चाहते हो तो एफ गुणा डी एक्स बटा एन कर दो। ठीक है, और जब ये यूज करते हो तो सामने में क्या यूज करते हैं, ए प्लस यूज करना पड़ता है, ए प्लस समेसन ऐसा किया जाता है। चौथा फॉर्मूला एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस समेसन एफ इंटू डी एस बटा एन गुणा आई कर दिया जाता है। बस इतने सारे फॉर्मूला से आप बनाए जा सकते हो। ठीक है, बाकी सबसे याद रख लो, आंसर सबसे सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ आया है, क्या एक्स्ट्रा आया है, डीएक्स, डीएक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स माइनस ए करके। यहाँ पर डी एस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक्स माइनस ए बटा आई करके। जहां पर आई आपको पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस है, सब में सेम होगा। अब ये बताओ, अगर मैंने कहा एक्स की वैल्यू क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 100 है, 200 है, ठीक है, 300 है, 400 है, 500 है। ठीक है, ध्यान से समझना। और एफ कौन है बोलो, एफ आपका दिया हुआ है 2, 1, 5, 3, 2 दिया हुआ है, तो एफ तो दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं डी एस यूज कर दूं एक्स माइनस ए बटा आई, तो आई आप कितना लोगे, एक्स ये है, एक इसको ले लो, मान लो आपने ए इसको ले लिया, सपोज करो आपने ए इसको ले लिया, ए कौन ले लिया 300, तो आपने जब ए को 300 लिया तो 100 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 100 में से 300 माइनस करोगे तो कितना आएगा, सब में 100 के फॉर्म में आएगा। मतलब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे dx बराबर एक्स माइनस, ये सारे 100 के फॉर्म में आएंगे, 100 के फॉर्म में, तो क्यों ना इसको 100 से भाग कर दिया जाए। अब ये मत देखना कि 100 सब में कॉमन है, देखा जाए तो 100 से भाग कर सकते हो, इससे हमारा जो है ये इजी बन जाएगा। देखो 100 माइनस 300 करोगे तो 200 आएगा, 200 को 100 से भाग करोगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। फिर 200 माइनस 300 करते हो तो -100 आएगा, -100 को 100 से भाग करोगे तो -1 आ जाएगा, 300 को 300 से माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 400 माइनस 300 100, 100 बटा 100 करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 500 माइनस 300 200, 200 को 100 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे जो है स्मॉलेस्ट नंबर मिलते हैं। अगर मैं 100 से भाग नहीं करूंगा तो ये 200, 100, 0, 100, 200 हो जाएंगे, कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 गुणा 200 करना पड़ जाएगा, जो कि आपको क्या है, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये एस यूज करने का मकसद यही रहता है कि अगर कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, जितना छोटा कर सकते हो, वैल्यू जल्दी बन जाएगी फटाफट। 2 टू जा -4, ये हो गया -1 0, और ये हो गया 3, और 2 टू जा 4, ये, और इसका टोटल आप, मतलब देखो आप लोग बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हो। 4 4 कैंसिल हो गया, 3 में से गया 2 हो गया, तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस समेसन एफ इंटू डी एस बटा एन गुणा आई, हमने 100 को लिया हुआ है तो 100 कर देना, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आपका फाइनल आंसर आएगा। ए कितना है, ए को हमने क्या ले लिया हुआ है, ए को 300 लिया हुआ है, तो 300 सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है, 300 प्लस 2 बटा एन कितना है 3, और ये 3 2 5 हो गया, 5 5 10, 10 3 13, ये जो है 13 है, तो कितना मिलेगा, 2 बटा 200 बटा 13 हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लेना, जो भी फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया, यस या नो बताओ, किसी को दिक्कत मीन में, एवरेज में किसी को दिक्कत। ए हमेशा एक्स में से लेते हैं,
ए को हमेशा एक्स की जो वैल्यू रहती है, एफ हमेशा कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एफ जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसको नहीं लिया जाता, हमेशा वेरिएबल से लिया जाता है जो एक्स होता है, एक्स से ही बीच की वैल्यू ली जाती है। हमारा एफ का काम सिर्फ, ये एफ कुछ है नहीं भाई, ध्यान दो बच्चों, इस एफ का मतलब आपको कुछ दिया नहीं, ये मत समझना कि एफ का रोल बस यही खत्म, जो दी हुई है ये इसका मल्टीप्लाई, लास्ट में बस मल्टीप्लाई करने के लिए काम करते हैं, बाकी एफ से बीच में कोई लेना देना नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन में मीन वेरिएंस वगैरह किसी भी कुछ भी निकालना हो, इस एफ से को लेना देना नहीं है, ये एफ जो है सिर्फ आपको यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई, लास्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए जाती है। हाँ, मीडियन जब निकालेंगे तो वहां काम होगा, लेकिन अभी मीन में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्स से ही काम होता है ब्रदर, ये तो लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से, ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसके बेसिस से बना बना है, डेटा के बेस पर, कि सामने वाले ने डाटा किस तरह से दिया हुआ है। मान लो जैसे आप लोग बच्चे हो, आप लोग अभी सब लोग अभी जैसे 40 लोग इसमें ऐड हुए हैं, 40 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये जो है अपन बोल सकते हैं कि ये जितने भी बच्चे इसमें जुड़े होंगे, आप लोग के क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उन सभी का एवरेज एज कितना होगा, तो एवरेज कोई 60 साल का 70 साल का तो होगा नहीं, तो एवरेज एज कितना होगा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सब 40 लोगों का मैं एज को क्या करूंगा, सम करूंगा और 40 से डिवाइड कर दूंगा, अभी 41 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 41 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो 40 ही हैं, तो 40 बच्चों का मैं क्या करूंगा, अलग अलग एज कैलकुलेट करूंगा। ये मेरे को बताओ क्या इसकी श्योरिटी है कि 40 के 40 लोग इस क्लास में जुड़े हैं, सारे के सारे अलग एज वाले होंगे? आप लोग खुद का दिमाग लगाओ, सेंस लगाओ, बताओ मुझे कि आप लोग की क्लास में जो 40 लोग अभी जुड़े हैं, ऐड हुए हैं, क्या सबकी एज अलग अलग होगी? अगर आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास में जितने बच्चे होंगे सबका एवरेज एज होगा भाई, फिक्स होगा कि यहाँ पर इतने क्लास के ही बच्चे मिलेंगे। एक दो बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं या फिर कहीं उनको जो है जल्दी से आगे बढ़ा दिया जाता है, बस इतना ही होता है, 1-2 साल का अंतर होता है, अप्रोक्सीमेट सब सभी लोग की एज जो है सेम होती है। बात आई सबकी समझ में? तो वहां पर हम लोग को देखा जाए तो एक्चुअल में वो सामने वाले ने डेटा ये नहीं दिया हुआ है। अगर मैं क्लास के एज की बात करूंगा तो ये समेशन एक्स नहीं करोगे, हर एज को अलग अलग नहीं करो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी एज कॉमन मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा कि देखोगे कि भाई 30 साल वाले कौन कौन है, तो पता चला सब खड़े हो जाएंगे, 30 साल वाले इतने हो गए। मैं बोलूंगा 12 साल वाले कितने, तो 12 साल वाले 2-3 लोग खड़े हो जाएंगे। तो वहां पर हम लोग ये वाला डेटा यूज करते हैं, कि ये वाला एफ एक्स यूज करते हैं। और कभी कभी जब हमको पता होता है कि यार इसमें जो है होता है ऐसा, कुछ ऐसा भी ग्रुपिंग होता है जहां पर अपन कुछ अनुमान ही नहीं लगा सकते, वहां हर क्लास के बच्चे होते हैं। जैसे लाइक स्कूल में या किसी स्कूल में अगर हो, तो स्कूल में भाई उसके पास पहली से लेके, ध्यान से सुनना जो मेरी बात को, मैंने कहा किसी स्कूल में अगर आप गए हो तो स्कूल में अगर आप एनालिसिस करते हो, देखोगे तो वहां पर आपको 1 से लेके हर साल के बच्चे मिलेंगे, क्योंकि वो पहली से लेके नर्सरी से लेके सभी क्लास है। तो वहां पर जो एज होगा मिनिमम बच्चों का वो 5 के अंदर भी है, 3 साल के भी हो सकते हैं, जो KG1 KG2 होते हैं इस टाइप से पढ़ते हैं। तो हम एवरेज कैसे ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्लास वाइज अगर मैं बांटूंगा, तो भाई पहली से जो क्लास में पहली से 1 से लेकर 12th तक अगर क्लास है, तो वहां पर नर्सरी और सरी भी है, तो नर्सरी में 3 साल के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो हम एवरेज ऐसे निकालेंगे, भैया 0 से लेके 5 साल वाले कितने बच्चे हैं उनको अलग कर दो, फिर 5 साल से लेके 10 साल वाले बच्चे कितने हैं, 10 साल से लेके 15 साल वाले बच्चे कितने हैं, और 15 से लेके 20 साल वाले कितने बच्चे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 12वीं जो है वो लगभग 20 साल के अंदर में बच्चों लोग का फिनिश हो जाता है। तो वहां पर हम ऐसा ग्रुपिंग करते हैं, वहां पर हम कैसा करते हैं, ऐसा ग्रुपिंग कर देते हैं कि यार क्योंकि वहां पर और बहुत ज्यादा बच्चे हैं ना, वहां पर ऐसे कैलकुलेट करना इजी नहीं है। तो वहां पर हम क्या ग्रुपिंग से कर देते हैं कि इतने 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 के बीच में अप्रोक्सीमेट इतने बच्चे, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई? तो कब ग्रुपिंग का यूज करते हैं, जब हमको अनुमानित ना हो कि यार इसमें कितने हो, हाँ लेकिन इतना मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक के बच्चे मिल जाएंगे, तो वहां पर जो है हम ग्रुपिंग का यूज करके बनाते हैं। क्लियर है सभी लोग को? तो मीन में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? मीन आपको पास बहुत सारे मेथड हैं, कोई भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, सबसे आंसर सेम आएगा। मैंने सारे क्वेश्चन को अटेंड करके आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं, जब आप मीन जान गए तो मीन के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन। मीन तो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं मीडियन। ठीक है, अगर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं बच्चों, ठीक है। बोलोगे सर हिंदी लिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको माध्यिका भी बोलते हैं, मीन, मीडियन।
अब मीडियन भी कैलकुलेट करना हो तो आपके पास जो डेटा होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, वो भी तो इसी फॉर्म में होंगे ना। डेटा कैसा हो सकता है, सिंपली हो सकते हैं। जब एक्स दिया हो आपके पास और कोई चारा ना हो तब मीडियन अलग होता है। मतलब मैं डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, जब आपका फर्स्ट केस व्हेन ओनली एक्स गिवन है, जब आपके पास केवल एक ही डेटा है, सारे डिफरेंट हैं, जैसे अलग अलग है 10, 5, 20, 25, 15, ठीक है, सबके अलग। जैसे मान लो एक ठेला है, वो ठेला में जो है सेब रखा है, केला रखा है, ठीक है, आम रखा है, मान लो ऐसे रखे हैं, तो सारे के रेट अलग अलग है ना। इंडिविजुअली देखो, सेब का रेट अलग है, केले के रेट अलग है, आम के रेट अलग है, अलग अलग रेट है, तो अलग अलग रेट है, तो इस टाइप से बताते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ जब केवल एक्स गिवन होता है तब उस केस में हम ये देखते हैं क्या करते हैं। पहला केस, फर्स्ट क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। कभी भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना हो तो मीडियन कैलकुलेट करने के क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस है अरेंज करना है। अरेंज करोगे और उसको आप असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग समझते हो बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, दोनों में से किसी भी एक में करना है, ठीक है। सेकंड केस, काउंट करना है एन को, ठीक, काउंट एन, उसको एक्स को काउंट करना है कितने हैं, ठीक है, और एन फाइंड करेंगे। थर्ड केस, इफ एन आपका कैसा है, ऑड है, एन अगर कैसा हो जाए, ऑड हो जाए, देन तब जो है मीडियन, मीडियन को एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। तो मीडियन का एम, एम बराबर क्या हो जाएगा, देन एम बराबर एन प्लस 1/2 कर देना है बस सिंपली, और आंसर इतना टर्म, बस ये कर देना है। एन प्लस 1/2 टर्म करके कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वो वाला टर्म्स को बता दोगे, वही मीडियन हो जाएगा। बात समझ में आई। और इन केस अगर आपके पास कैसे हो जाए डेटा, हो सकता है कि वो एन जो है ऑड ना होके फोर्थ, इफ एन की वैल्यू कैसी हो गई, इवन हो गया, उस केस में जो है एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एन अपॉन टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2, ये किया जाता है। n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2 किया जाता है। ये तब करना है जब आपका n कैसा हो, इवन हो, बस। अब आप बोलोगे सर एक आख एग्जांपल बता दो, नहीं बोलो, एक आख एग्जांपल बता दिया जाए। पहला एग्जांपल एक ऑड का दूंगा, एक इवन का दूंगा। ऑड में क्या करते हैं भाई, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट जो है मार्क्स दे देता हूं। मार्क्स तो कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है ना। तो मान लो मार्क्स कैसा है, 30 है, किसी का 42 है, फिर कोई 25 पाया होगा, फिर कोई 30 पाया होगा, इस तरह से मान लो कोई 15 पाया है, अलग अलग नंबर के पाए हुए, ठीक है। ठीक है, आओ कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 10, 20, आज एग्जाम्पल ही तो देना है? इसीलिए तो बैठे हैं हम। मार्क्स क्या है, मार्क्स मतलब समझते हो, कोई क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, उनके जो है मार्क्स दे दिया हुआ है। एक उन्हें बच्चे ने 30 नंबर लाया, एक ने 42 नंबर लाया, एक ने 25 नंबर लाया, एक ने 20 लाया, एक ने 15 लाया, ठीक है। अलग अलग नंबर दिख रहे हैं मुझे। अब मैं बोलूंगा इसका मीडियन क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले फर्स्ट अरेंज करना होता है, बता दो था, अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो मैं असेंडिंग करूंगा हर बार, ठीक है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले कौन आने वाला बेटा, सबसे छोटा 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 42, होता है, होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है, अगर ऐसा निकल गया
तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ मीडियन, क्या कैलकुलेट करना मीडियन, तो एन बताओ कितना है, एन के ऊपर डिपेंड करता है, 1 2 3 4 5 है, जो कि कैसा है, ऑड है। और जब ऑड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर होता है 5 + 1 डिवाइड बाई टूथ टर्म। कौन सा टर्म, ये वाला टर्म। अब ये 5 और 1 कितना होता है, 6, 6/2 मतलब थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म ही आपकी माध्यिका हो गई। थर्ड टर्म कौन है, 1 2 3 25, यही है आपका मीडियन है। मीडियन कौन है, 25 है। बात समझ में आई। तो मीडियन जो है अप्रोक्सीमेट बीच का बताता है, कौन होगा वो 25 होगा। और कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है, ऑड है तो n+1 टर्म करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, क्योंकि बीच का आप बता दोगे, देखो लो इधर से 2 छूटा, इधर से 2, बीच में ही आ गया। लेकिन जब बीच में ना मिले उस केस में 2 मिल जाएंगे ना, बीच के इवन हो जाएगा तो 2 मिल जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझ लो, जब ऑड इवन वाला हो। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो आपका जो है एज क्या क्या दिया हुआ है, जैसे है 10, किसी का 12 है, कोई 6 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 8, कोई जो है 20 साल का है। लो भाई, अब अगर मैं बोलूं पहला काम क्या है, अरेंज करना, अरेंज करो, अरेंज करो। जैसे अरेंज करो, सबसे छोटा कौन है, 6 है, फिर 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 20। अरेंज हो गया बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको मैं बोलूंगा भैया बीच का बता दो कौन है, तो आपको नहीं लग रहा बीच में सर 2 ठोक आ गया है, तो इधर से 2 इधर से 2, बीच में 2 आ गए। तो जब बीच में 2 आ गए तो इनके बीच का कोई मध्य होगा, मीडियन मतलब 10 और 12 का बीच का कोई नंबर होगा जो मीडियन कहलाएगा। अब वो मीडियन कितना होगा, तो आप देख सकते हो, सबसे पहले फॉर्मूला एन बताओ, एन कितना है, 6 है, एन 6 मतलब इवन हो गया, इवन हो गया तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, n/2। अरे भाई n/2 थर्टम प्लस n/2 +1 थर्टम और डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। बोलोगे वाह क्या फॉर्मूला है, n/2 मतलब बेटा 6/2, 6/2 मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी उतना ही है, तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का बीच का, यही तो बता रहा है, देखो यहाँ से तीसरा टर्म चौथा टर्म, तीसरा चौथा के बीच का आधा। तो थर्ड टर्म कौन है, थर्ड टर्म कौन है भाई, 10 + 12/2, और 10 और 12 22/2, 22/2 मतलब 11, बीच में 11 इसका मध्य बिंदु है, मीडियन हो गया। बात समझ में आई, मध्य कौन है, बीच में कौन है, मीडियन कौन आएगा आंसर, मीडियन जो है 11 आने वाला है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बोलो आया समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ। अभी सिंपल जब डेटा हो, जब डेटा आपका कैसा हो, सिंपल हो, कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं हो, रिपीट ना करे, उस केस के लिए ये है मीडियन। उस केस के लिए 2 टाइप से मीडियन फाइंड करेंगे, जब आपका क्या हो, इवन हो तो अलग, ऑड है तो अलग है, बताओ। चलो अब यही चीज अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया हो तब कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला सिखाते जा रहा हूं, नोट। व्हेन x and f आर गिवन, एफ अपन अपने से बना देते हैं, मान लो एक डेटा दिया हुआ है, ऐसे दे दिया हुआ है 30 42 12 30 30 वो 12 21 42 24, ठीक है 42, ठीक है, फिर ऐसे 12, फिर जो है 21 42 42, इस टाइप से डेटा दिया तो दिख रहा है आपको 30 30 30, कितनी बार है, 3 बार है, तो 30 को 3 बार लिख दो। फिर 42 कितनी बार है, 42 42 42 ऐसा है, तो 42 कितनी बार है भाई, 3 4 बार है, ऐसा लिखा जाता है। तो ये जो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी में बोला जाता है, ठीक है। तो जब x और f गिवन होगा तब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सिंपली ध्यान से देखोगे, x गिवन है, f गिवन होगा,
आपको क्या कैलकुलेट करना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF बोलते हैं, कैलकुलेट करना पड़ता है CF कैलकुलेट करके, ठीक है, CF कैलकुलेट करके करना पड़ता है। और CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ती है, और मीडियन तो एक ही होता है बटा, इवन हो या ऑड हमको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट यही फॉर्मूला n+1/2th टर्म, बस 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 काम हो जाएगा, n/2 टर्म, ठीक है। मतलब इस केस के लिए हमको इवन ऑड नहीं चेक करना है। एग्जाम्पल से समझा दें आपको, चलिए ठीक है भाई, एग्जाम्पल समझ लो। मान लो सामने वाले ने आपको दे दिया हुआ x, और x में दे दिया हुआ है 5, 6, 8, 10, 12, f में दे दिया हुआ आपको 2, 1, 3, 5, 4, ये f है, ठीक है। तो हमको क्या करना है भाई, इसमें सिंपली CF कैलकुलेट करना है, बस एक लाइन करना पड़ता है CF। और CF में क्या करना पड़ता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जस्ट 2 को राइट नाउ यहाँ यूज कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद इसको इससे ऐड करते हैं और यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6, 5, 11, 11 और 12, 11, 12, 23, यानी कि n कितना आने वाला है बच्चों, n आने वाला है 23, ठीक है। बात समझ में, एक तरफ से ऐड ही करना है, ये सब मिटा दे रहा हूँ, दिखाना नहीं है अपने को, समझाने के लिए था वो। क्या करना है, 2 को इधर ही लिख दिया जाता है, 2 और 1 3, 3, 3 6, 6, 5 11, 11 और 12 23, ऐसे ऐड कर देना पड़ता है। ऐड करने के बाद ये निकलने के बाद अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा m बराबर, यही यूज करना है हमेशा, n+1/2, इवन हो ऑड हो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 23+1/2 टर्म, मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है, मतलब एक ही होगा। सवाल आपको नहीं करना है कि सर इवन हो तो क्या होगा, मैंने कहा अगर इवन होता तो मैं खुद लिख के देता, इवन आउट पर डिपेंड होता तो, यहाँ इवन आउट से मतलब नहीं है, ठीक है। आपको क्या देखना है, 23 और 1 24, 24/2, 24/2 मतलब कितना हो गया, 12, 12th टर्म। और 12th टर्म मतलब कैसे, CF में चेक करना पड़ता है, CF में चेक करो 12th के किसके बीच में आ जाएगा, 23 के बीच में आ रहा है, विच इज लाई, विच इज लाई इन CF, CF में देखोगे तो 12 किसके बीच में आ जाएगा, 23 के बीच में आ रहा है ना, इन 23, तो इसके सामने वाला ही आपका मीडियन हो जाता है, इसके सामने वाला ही आपका क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है, ठीक है। तो 12 आएगा इसका, तो m बराबर कितना हो जाता है, 12, 12, जस्ट इसके सामने वाला टर्म्स ये यही बन जाता है मीडियन, ऐसा। तो सामने वाले ने एक क्वेश्चन देगा ऐसा जिसमें आपको मीडियन फाइंड करने बोलेगा, तो मीडियन के लिए इस केस में ये वाला यूज करोगे। और जब आपके पास कैसा हो, क्लास इंटरवल हो, क्लास इंटरवल, इसमें भी वही, जब आपके पास क्लास इंटरवल होगा उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, m बराबर ये हो जाता है, L1+m-c/f × I। जब आपका क्लास इंटरवल होगा तब ये यूज करना है, जहां m कुछ और नहीं बेटा, n/2 टर्म होता है, ठीक है। c क्या होता है, जस्ट उसके ऊपर वाला, x का 12 देखना, इसके सामने वाला, 13 के 23 के सामने वाला, ये 12 नहीं है, वो तो इनकेस दिख रहा है 12 आ गया इसलिए लिख दिया, कुछ और लेना है तो और ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो 12 ही आ गया इसलिए वो 12 मैच कर गया, ठीक है। मेरे को यहाँ कुछ और नंबर देना था, ये मत समझना ये वाला, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसके सामने वाला देखना, 23 आ गया तो 23 के सामने वाला देखना है, एक्स में से देखना पड़ता है, ठीक है, एक्स में से देखना पड़ता है। 13 होता तो पॉइंट में आता, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर आपका यहाँ पर 13 आता तो यहाँ ऊपर में आ गया 13, 13 टर्म तो आएगा नहीं, पहली बात तो जो दिया हुआ हमेशा उसके बीच में ही आएगा, आप पार नहीं जा सकते, आएगा नहीं वैसा, ठीक है।
हमेशा जो भी आएगा यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पॉइंट आ सकता है, 12 नंबर के आके 6.5 आ सकता है, 6.3 आ सकता है, सब पॉइंट में आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो है मान लो यहाँ पर 6.3 आया, 6.2 आया, 6.5 आया, तो किसके बीच में लाई करेगा, 6 से ऊपर वाला, मतलब इसमें 6 पॉइंट आ जाएगा, 6 पॉइंट के अंदर होता है, लाइक 4.2 4.3, तो हमें 6 को देखता, इसके सामने वाला लिखता है, ऐसे जो नंबर आएगा उसके अप्रोक्सीमेट उसके लिखना है, ठीक है। बात समझे कि नहीं। मान लो यहाँ पर कितना आ गया, मान लो यहाँ पर आ जाता है 4.3, तो 4.3 आपको क्या लगता है 3 में आएगा, अरे भाई 3 से ज्यादा हो गया, 3 से ज्यादा किसके 6 के बीच में आ रहा है, 4.3 जो है 6 के बीच में लाई कर जाएगा, तो 6 के सामने वाला ये 8 बन जाता, तब के केस में 8 बन जाता। पॉइंट में आएगा तो अलग है, पॉइंट में नहीं आएगा डायरेक्ट आ गया तो ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। अगर ये कम हो जाता 11 होता तो इसके भी 11 से कम होता 10 होता तो मैं इसके बीच में लिखता, 11 वाला आ जाता तो ये लिखता। अब ये वाला फॉर्मूला समझ लो, क्लास इंटरवल जब दिया होगा L1 प्लस एम माइनस सी डिवाइड बाई एम माइनस सी बटे एफ इंटू आई किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, देखते जाओ, आपको क्लास दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन क्लास इंटरवल के बेस पे बनते हैं। तो मान लो क्लास आपका है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है, और 20 से 25 है। 1 2 5 4 6, ठीक है। अगर 11.6 बोल रहे हो, 11.6 आएगा तो भी इसके बीच में ही लिखूंगा, 23 वाला ही लिखूंगा। 11 से ऊपर हो गया तो बाहर वाला, इसके नीचे होता तो ये, 6 से ऊपर होता तो ये, ठीक है, 6 से अंदर होगा तो इसके, 3 से ऊपर है और 6 से कम है तो 6 ही लिखता है। अभी देखते जाओ, इसमें अपने को क्या निकालना पड़ता है, सीएफ। सीएफ बताओ कैसे इसमें एक्स से लेना देना नहीं होता है, सीएफ डायरेक्ट निकालो। सीएफ क्या होगा, 1 का 1, 1 2 3, 3 5, 8 8 4, 12, 12 6 18 आया, सीएफ आ गया। हाँ, एकदम इक्वल आ गया तो 11 आएगा तो 11 ही लिखना है, 11 से ऊपर हो गया तो फिर वो नहीं लिखना है, उसके ऊपर उसके बाद वाला लिखना है, ठीक है। अंडर द नंबर चेक करना है आपको, अगर अंडर द नंबर जो है वो कैसे होता है, मान लो 6 से ऊपर 11 से नीचे तो 11 वाला लिखोगे। इसमें मतलब 3 से ऊपर हो गया और 6 से लेस देन हो गया तो 6 में लिखेंगे, ठीक है। इससे ऊपर हो गया तो फिर इसमें आ जाना है, बस इतना लॉजिक लगा लो कि जो नंबर आएगा अगर उसके ऊपर है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूंगा भाई 5.3, ये बता सकते हो आप किस में लिखना चाहिए, 5.3 इसमें आएगा क्या, अरे भाई इससे ऊपर नहीं हो गया, अंदर देखना है, अंदर में कौन आएगा, तो 6.3 6 से नीचे है ना ये, तो 6 लिखता, ऐसा समझ गए। आ जाओ, जब 20 टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात इसमें स्मॉल एम निकालना है। सबसे पहले यही बताएगा आपको कौन सा टर्म से लेना है, स्मॉल एम कैलकुलेट करनी है। तो स्मॉल एम बराबर क्या होता है बताया, तो n/2 टर्म, और n कितना था इसमें, n को निकालना पड़ेगा, n यही n होता है यही, इसको ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ जोड़ के हम लोग लिखे हैं वही बात है, बात एक ही है, n 18 ही आएगा। तो n कितना हो गया 18, 18/2, और 18/2 मतलब 9th टर्म, और सीएफ में चेक करना है 9th टर्म कौन है, सीएफ में चेक करो 9, अब 9 लिखा हूं, 8 से 12 हो गया, 8 से ज्यादा हो गया, लेकिन 12 से कम के बीच में 9 आता है तो 12 लिखूंगा। तो सीएफ में 12 के सामने वाला आंसर होता, लेकिन आंसर तो रेंज में दिया हुआ है, 15 से 20 में दिया हुआ है, तो मेरा कितना आएगा, वैसे यहाँ पर 9th टर्म कौन सा हो गया, 12 हो गया। जो सीएफ में कितना हो गया 9th टर्म, सीएफ में देखना है, इन कहा सीएफ में, सीएफ में चेक करना है 12 आएगा, एम की वैल्यू मिल गई 12। अब जब एम की वैल्यू मिल गई, ध्यान से देखते जाओ,
CF मिल गया 12, तो ये ही आपका काम है, ये सामने वाला और एक ऊपर, बस हथौड़ी बनानी है, हथौड़ा बना देना है इसमें। ये आपका कौन है बोलो, ये C, ये M है, तो ये ऊपर वाला C होता है, ये जो C लिखे हो ना, C जस्ट इसके ऊपर वाला होता है, और ये आपका F हो गया। अब ये L1 हो गया, ये L2 है, ये L1 L2 ये काम हो गया। और I आपको इसी का अंतर देखना है, अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, कैपिटल M बराबर, ये मेन है, कैपिटल M बराबर है L1 प्लस M माइनस C बटा F इंटू I, और आपका L1 कौन है, L1 है सामने वाला 15 प्लस स्मॉल m निकाल चुके हो 12, C उसके ऊपर वाला था, उसके ऊपर देख लो कितना आया था, 8 है, तो ये जो है 8, F बीच वाला जो सामने में आया है 4, F की वैल्यू 4 गुणा I, अंतर कितने का है, अंतर देख लो इसमें, अंतर इसी का ही देखना है, सिर्फ 20 और 15 के बीच का अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। तो कितना आने वाला है, ये 15 प्लस 12 में से हट गया 4 बटा 4 गुणा 5, 4 4 कट गया 1, 5 तो 15 प्लस 5 20, 15 प्लस 5 कितना आया 20। याद रखना जो आंसर आएगा वो आपका इसके बीच में ही आना चाहिए, इसके बीच का ही होना, इससे ऊपर हो गया या इससे कम हो गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखे हो, 55.36 वाले में आएगा, हाँ ठीक है। अब ये समझ में आया कि नहीं, ये जो बताया भाई, बताओ भाई, ये समझ में आ गया पूरा क्लियरली? सबसे पहले स्मॉल एम निकालना है, स्मॉल एम एन को काउंट करके 2 से डिवाइड करके निकालना है। सबसे पहले स्मॉल एम, इसको बोलते हैं मीडियन नंबर बोलते हैं, ठीक है, इसको मीडियन नंबर है, मीडियन नहीं है, मीडियन नंबर, इसीलिए स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम का फॉर्मूला ये होता है, एल का मतलब L1 प्लस एम माइनस सी बटा एफ इंटू आई है। एल भैया ये यही बताता है, ये मेन है आपका, यही चीज तो मेन है, इसी यही ये आपका मेन है। 12 को देखना है, 12 से खेल खत्म हो जाएगा। 12 देखो CF में किस में के बीच में आता है, किसके बीच में आ रहा है, अगर पॉइंट में होगा, मान लो अगर ये आपका क्या होगा, मान लो ये जो है आ गया, सपोज करो ये जो है, ये अगर आ जाता है 11.2, 11.2 किसके बीच में आता है, 11.2 देखो इसके बीच में नहीं आएगा, इसी बीच में ही आ जाएगा, क्योंकि 8 से तो ज्यादा है, तो भी यही लिखता मैं। तो 12 वाले के सामने वाला है ये, यही मेन है, ये जो डायग्राम बनाऊं इसी से ही पूरा बनेगा। इसके सामने वाला ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, इसके ऊपर वाला C होता है हमेशा, जो आता है जस्ट उसके ऊपर वाला C होता है। पूरी फॉर्मूला याद होनी चाहिए, L1 प्लस एम माइनस सी बटा एफ इंटू आई, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। L1 प्लस एम माइनस सी बटा एफ इंटू आई, लगा दो L1 M C सबकी वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। आया समझ में? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद से बना सकते हैं, सारी चीजें जो है हम लोग खुद से बना सकते हैं क्लास इंटरवल। क्लास से जैसे सपोज करो सामने वाले ने आपको डेटा दिया हुआ है, देखो मान लो आपने यहाँ पर देख लिया है कि x है और f है, x में दे दिया हुआ है ऐसे दे दिया हुआ है 5 10 15 20 25 30 35 40 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है f में नंबरिंग दे दिया हुआ है, मान लो किस टाइप से दे दिया हुआ है, ये दे दिया जाए 8 9 8 6 0 4 1 4 7 3 12 8 5 ऐसा दे दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझते जाओ।
कभी कभी क्या होता है, हमारा काम जितना आसान करना है उतना कर सकते हैं। आपको दिख रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 के फॉर्म में दिया हुआ है एक्स और एफ दिया, तो हम लोग चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, एक्स और एफ बना के बना सकता हूँ, बट मैं इसको क्लास से भी बना सकता हूँ, क्लास इंटरवल खुद से बना के। कैसे, इसको मैं बोल सकता हूँ ये कहीं ना कहीं क्या है, इसको 5 से 10 बना दो, 10 से 15 बना दो, 15 से 20 बना दो। ये अगर आप और बड़ा करना चाहते तो और बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा कर सकते हो आपके लिए फायदा। 5 से इसको ऐसे बना दो, 0 से 10 बना दो, 10 से 20 बना दो, 20 से 30 बना दो, 30 से 40 बना दो, ऐसा जितना बड़ा कर सकते हो छोटा बन जाएगा काम। अब 0 से 10 के बीच में मतलब 10 तक के नंबर को जोड़ना पड़ेगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब 0 से लेके 10 ये है ना, 10 इनको जोड़ दो, 8 6 14 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 10 से लेके 20 तक का, तो 10 से ऊपर ये हो गया, तो 20, 10 से 20 तक का आंसर ये लिखना पड़ेगा। कितना, 20 तक के आंसर को जोड़ना पड़ेगा, 4 और 1 5 ऐसे। फिर 20 से लेके 30 के बीच का आंसर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 से ऊपर और 30 से ऊपर ये 7 3 10 ऐसा, और फिर जो है 12 और 5 17 ऐसे, ऐसे भी बना के कर सकते हैं। बाकी काम वही है, सी एफ बाकी कैलकुलेट कर सकते हो, सी एफ भी बाकी, अदरवाइज जैसा है वैसा भी बना सकते हो, एक्स और एफ ब्लैक की भी। सी एफ कैसे होता है, 14, 14 प्लस 5 19, 29, 36, यानी कि एन कितना आने वाला है, 46। इस फॉर्मूला में एफ का मतलब कहाँ पर है, एफ मतलब ये हो गया ना बीच का जो फ्रीक्वेंसी है, बीच की बता रही है कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है हम लोग को, तो एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी वाला है एफ। अब क्या करोगे बोलो, बताया तो, सबसे पहले स्मॉल एम निकालते हैं, स्मॉल एम क्या होगा बोलो, स्मॉल एम होता है एन बटा 2 करते हैं, एन एन कितना होता है 46/2, करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 23। सी एफ में चेक करना है किसके बीच में आएगा, 23 दिख रहा है, 29 से कम में 23 आ जाता है, लेकिन 19 से तो बड़ा है, तो ये आपका कौन हो गया, यही आपका कौन हो गया, ये चीज आपको लेनी है, फिर एक ऊपर उठा देना बस ऐसा। अब मैं बोलूंगा कैपिटल एम बराबर क्या होता है, L1, L1 कौन है बेटा 20, प्लस एम माइनस सी, एम कौन होता है, ये एम 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 ये है 23, 23 नहीं है, 23 के सामने वाला किसके बीच का आएगा, टर्म मतलब 23 थे टर्म, कितना आएगा 23 29 के बीच में आएगा, तो ये है 29, ऐसे लिखना है। हाँ 29 को लेंगे तो कितना आ जाएगा 29, एम हो गया 29 माइनस सी ऊपर वाला 19 बटे एफ इसके सामने वाला 10 गुणा अंतर, अंतर कितने का 10 10 का है, 20 से 30 में 10 का अंतर है 10, ये काट दो, कितना आएगा 20 प्लस 9, 20 9 29 ऐसा। तो 20 और 30 के बीच में आ रहा है कि नहीं आंसर, इसके बीच में ही आंसर होना चाहिए भाई, तो फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, जल्दी बताओ। जो वैल्यू आती है वो आपको इसके बीच के अंदर लेना है, आंसर जो आएगा वो इसके बीच का आएगा। अगर आपका ये मान लो 32 आता 33 आता, मतलब आपने रॉन्ग कर दिया है, तो कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा तभी वो बाहर जा सकता है, अदरवाइज अंदर में ही आएगा, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, 29 में से 10 गया, ओके ठीक है, ये 10 आएगा, और 10 और 20 30, इसके बीच में ही होना चाहिए, या फिर ये पूरा इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, इसके ऊपर नहीं जाने वाले हैं, जो भी नंबर आएगा 20 और 30 और 20 के अंदर के ही होते हैं, इसके ऊपर के नंबर नहीं आते हैं, ये जो आंसर आता है मतलब ये राइट है हमारा।
तो कभी भी जो अगर मीडियन होता है, मीडियन मतलब आंसर उसके बीच का होता है, ठीक है। सबको आगे समझ में? यस या नो, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, एक लास्ट टॉपिक देख लो, मोड। मोड को जनरली जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको बहुलक बोलते हैं, बहुलक मोड। तो मोड होता कुछ नहीं है। मोड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा टाइम्स आता है, ठीक है। वैसे मीडियन के मैंने सारे फॉर्मूला लिखा दिया, 2 ही फॉर्मूले लगते हैं, 3 फॉर्मूले इसके लिए भी, वैसे इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास मीडियन फाइंड करने का, ठीक है। एक सिंपल हो तो n+1 n/2, और एक ये जब क्लास इंटरवल दिया होगा तब ये, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। एक और आता है मीडियन का फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला मेथड से सीखेंगे, ठीक है। जब आपको मोड और मीन मालूम हो तब कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपको अगर मीडियन कैलकुलेट करनी है और मीन और मोड अगर पता है तब आप बता सकते हो, अदरवाइज ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। उसको अभी बताऊंगा, इसके बाद की क्लास इसमें बताऊंगा, ठीक है। आज अभी पहले मोड देख लो। मोड कुछ नहीं है, जो मैक्सिमम टाइम होती है वही होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है वही जो होता है मोड होता है, ठीक है। अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है, अलग अलग नंबर ना देके ऐसे दे दिए हुए हैं, जैसे मान लो दे दिया हुआ है 00141921138 ऐसा दिया हुआ है। अब बोलो सबसे पहले इसमें मोड क्या है, तो आपको ये काउंट करना है। मोड का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका मोड होता है। 0 देखो 3 बार आया है, 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम 1 आया है। बाकी सब देखो 4 कितनी बार है, 1 1 बार है, 9 कितनी बार है, 1 2 बार आया है, 8 कितनी बार है, 2 बार है। तो ऐसे काउंट करना है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका मोड हो गया। तो मोड सबसे ज्यादा कितनी बार आया, 1। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम, 5 टाइम आया है, इसीलिए मोड कौन हो गया, z = 1। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को ही बोलते हैं मोड, और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है उसी को ही मोड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों ना लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिख सकते थे। कैसे? ध्यान से देखो। मान लो सामने वाले ने आपको ऐसे दे दिया हुआ है, एक्स एक्स बना के दे दिया हुआ है, एक्स के अंदर में 0 1 2 0 1 2 4 5 भी दिख रहा है, 0 1 2 3 भी दिख रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 दिख रहे हैं, यही यही नंबर है इसमें। अच्छे से देखो, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, इतने ही नंबर है। अगर मैं बोलूँ इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है, 0 कितनी बार है, 3 बार है, 1 कितनी बार है, 5 बार है, 2 कितनी बार है, 2 इसमें जो है एक ही बार दिख रहा है, 3 कितनी बार है, 3 जो है एक बार है, 4 कितनी बार है, 1, 4 जो है 1 टाइम, बस यहाँ पर 1 टाइम है, 5 कितनी टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 6 कितनी टाइम है, 1 टाइम है, 8 कितनी टाइम है, 1 2 टाइम्स 8 है, 9 कितनी टाइम है, 2 टाइम, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसमें सबसे बड़ा देख लो, सबसे ज्यादा कौन आया है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, 5 है। तो यही आपका कौन हो गया, मोड हो गया। अगर आप ऐसे अरेंज कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे अरेंज कर लो और देख लो कितने कितने बार आया है। जो सबसे ज्यादा, ये मैक्सिमम दिख रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है।
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया तो सामने वाला एक्स ही आपका कौन सा हो जाएगा, मोड बराबर 1 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, यस या नो? या तो ऐसे रहेगा तो इसमें सबसे ज्यादा बार है, सबसे मैक्सिमम टाइम देखना है, ये चीजें नहीं कर पाओगे, ये 3 बार है, ये 4 बार है, चार एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ऐसा जो सबसे ज्यादा बार होगा उसी को ही बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर कोई रिपीट कर गया, मान लो 4 भी तो 5 बार होता है तो उसके लिए अलग मेथड है, रिपीट कर जाता है तो उसके लिए अलग, मान लो ये इस 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो उसके इसके लिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड एक सीखे हैं जो कि पढ़े हैं, ठीक है। नहीं, इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऐसे भी फॉर्म में दे सकता है एग्जाम में, ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, जिस इसमें एक्स ना दिया हो इसमें एक्स और एफ के फॉर्म में बना के दे दे, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन को मैं इसी को ही दे दिया हूँ, दोनों केस में यही है, ठीक है। बात आई समझ में कि नहीं आई? और जब ये क्लास के फॉर्म में होता है, जब आपका एक्स कैसा हो, क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो, तब हम ये मोड का फॉर्मूला यूज करते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 बाहर आई। ये फॉर्मूला यूज करना है बेटा, तब यूज करना है जब आपका कैसा हो, जब आपको क्लास इंटरवल दिया हो, क्लास इंटरवल जब दिया होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई करना है। ये फॉर्मूला एकदम जबानी याद होनी चाहिए सब लोगों को, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे कहानी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लो क्लास दिया हुआ है आपका, और क्लास में दे दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी में, एफ में दिया हुआ है 8, 8 10 12, 8 10 12 9 5, देखते जाओ। ये है आपका क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी है। मोड फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है तो सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे सबसे पहले इसको क्लास जो है वो लिख लो। क्लास क्या क्या है बोलो भाई, ऐसे खड़ी लाइन बनाओ, ऐसे बनाओ, यहाँ पर क्या लिखो 0 से 6, 6 से 12, तो इसमें अगर आपको दिख रहा है तो ज्यादा बेटर है ऐसे ही बना लो, ठीक है। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। एफ में क्या करना है बेटा, एफ में सिंपली लिख देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। 8 10 12 9 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, नहीं बता सकते, लाइक दिख नहीं रहा है, ये मैक्सिमम है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो जो मैक्सिमम होता है उसी को ही तो F1 बोलते हैं। इसी को कौन सा बोलते हैं, F1 बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ही F1 बोलते हैं। अब जब ये F1 है तो इसके नीचे वाला कौन हो गया, F2, इसके ऊपर वाला कौन हो गया, F0। लाइन से नंबरिंग ऐसी होती है ना, नंबरिंग कैसे होती है, 0 1 2 के फॉर्म में होता है, तो ये अगर बीच वाला जो सबसे बड़ा होता है वही F1 है, तो मतलब इसमें अगर टेबल बनाना हो तो कैसे करा जाए, ध्यान से देखो, देखो देखो, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगा ये ऐसा लाइन खींचो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे ले जाके ऐसे हथौड़ी बना दो, इसमें इसमें कुल्हाड़ी बनाए थे, इसमें हथौड़ी बना देना, एकदम सिंपल। जो सबसे बड़ा है एक ऊपर स्टेप एक नीचे स्टेप और ये सामने वाला, बस आपका इतने से काम बन जाएगा। अगर मैं बोलूं बताओ भाई अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, जेड बराबर क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। देखते जाओ सब, L1 कौन है, सामने वाला, ये L1 है 12, प्लस F1 कौन है, ये सबसे सामने वाला 12, माइनस F0 कौन है, इसके ऊपर वाला 10, फिर 2 गुणा F1, 2 गुणा F1 करोगे तो F1 12 है तो 24 हो जाएगा, फिर F0 ऊपर वाला 10, फिर नीचे वाला 9, गुणा अंतर, अंतर कितने का है, 12 और 8 के बीच में कितने का है, 6 का अंतर है, 6 लिख दिया, कितना आएगा 12 प्लस 2 बटे 24 और 10 और 9 19,
गुणा 6, तो 12 प्लस 6 दूनी 12 बटे में 24 में से 19 गया, घटाओगे तो 14 में से 9 गया, 9 5 14 होता है, यानी कि 15 आएगा। आएगा। अब 12/15 कर लो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा आपका। कितना करते हो? 12/15 करोगे तो 12 भागित 15, 0.8, 0.8 आएगा। तो 0.8 आएगा, जोड़ोगे तो 12.8। ये है आपका मोड। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? और मोड का भी आंसर इस फ्रीक्वेंसी के बीच में ही आने चाहिए। ये जो आई है 12 से 18, इसके बीच में ही आना चाहिए। अगर आपका पार हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा। 5 आएगा, कहां पर 5 आएगा? कहां पर बोल रहे हो 5 आएगा? 5 का अंतर है। दस में से 12 में से दो हो गया 2। कहाँ मिस्टेक है ये पहले बताओ। 24 माइनस 19, 5 में अरे ओहो, ठीक ठीक, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। यहाँ पर बाई मिस्टेक 15 लिखा गया। 5 आएगा ना 24 में से। ठीक है 5 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 12। ये आपका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा अब आपका? 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20। ठीक है सही है। तो कितना हो गया? 12 और प्लस 2, 14.4, ये आएगा। समझ में आया? आंसर इसके बीच में ही आना चाहिए भाई, 12 और 18 के बीच में आना चाहिए आंसर। सही हो जाएगा। अब ये बताओ क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब भी आपको क्लास इंटरवल में देगा, एफ देगा, तो आपको सबसे पहले बड़ा नंबर खोजना है। बड़ा नंबर दिया होगा तो उसके सामने ऊपर वाला ऊपर F0, नीचे वाला F1, और इसी के सामने वाला ही क्लास इंटरवल हो जाता है। और इतने को आपको काम बना के लिख देना है यहाँ से। ठीक है, मैंने लिख भी दिया हुआ है। ये मैक्सिमम होता है, उसी को F1 बोलते हैं। इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, और ये आपका L1 और L2 और I मिल जाएगा। ला के लगा दोगे, फॉर्मुला में बन जाएगा। तो आपका मीन मीडियन मोड कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है इसी क्वेश्चन में मीन भी पूछ दे, मीन भी दे दे, मीडियन मोड, सारी चीजें आनी चाहिए भाई, है ना? आ गया समझ में सबको? बाकी मैंने कहा था आपको जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को समझने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हार्मोनिक मीन जो है उसका अपॉन होता है, बट वो सब ज्यादा पूछते नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ चीजें हो सकते हैं आपको पता होगा। सिर्फ दो वैल्यू के लिए आप लोग सीखोगे। जैसे ए एंड बी है, ए एंड बी कोई दो वैल्यू है, टू वैल्यू है, तो जियोमेट्रिक मीन को जीएम बोलते हैं। जीएम बराबर क्या होगा? अंडर रूट में आप ए बी लिखे होगे। ठीक है, सिमिलरली ऐसे अगर बहुत सारे हैं, मान लो x1 x2 डैश 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 xn है, तो इसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? इसका जियोमेट्रिक मीन होगा x1 इंटू x2 इंटू x3, सबको इंटू करो, पावर में 1/n डाल दो। जितने वैल्यू उसकी पावर 1/2, दो है तो 1/2, n होगा तो n 1/n कर देना। इसको जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं, जितनी भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे अगर मैं बोलूंगा 4 6 18 है, इसका जियोमेट्रिक मीन बताओ कितना होगा? तो 4 6 18 है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? आपस में गुणा करना है, 4 गुणा 6 गुणा 18 करना है, पावर में 1/3 कर देना है। बस इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा पॉइंट में एक्शन 1/3, मतलब उसका थर्ड रूट निकालना है। ठीक है, और अगर चाहो तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 4 को 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, और इसको जो है 9 गुणा 9 दूनी 18। तो देखो कितना हुआ? दो, तीन जोड़ी का 1 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है 3 क्या, ये भी 3 गुणा 3 है, तो 3 का ये, तो ये कितना आने वाला है? 2 गुणा 3 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा 2।
इसको √2 की पावर 1/3 बोलेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जब कितना आने वाला है 6 इंटू 2 की पावर 1/3। अब ये पॉइंट में कुछ देगा, बाकी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन जो होता है वो अपॉन में होते हैं, ठीक है। वैसे सब आता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। हार्मोनिक मीन में क्या रहता है, इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। दो वैल्यू के लिए क्या होती है हार्मोनिक मीन, अलग अलग है। पहला एक्स एंड वाई है, देन दो ही वैल्यू है, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है कि 1/x प्लस 1/y डिवाइड बाई 1/2 ऐसा किया जाता है। दो वैल्यू को नीचे से किया जाता है। तो ये एक्चुअल में कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो एक्स वाई, ये इधर जाएगा वाई, ये इधर जाएगा एक्स डिवाइड बाई 1/2। तो क्या हो जाता है, ये पलट जाएगा, ठीक है। तो ये अपॉन में ये तो दो ऊपर चलेगा, 2 इंटू क्या होता है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, हार्मोनिक में 2xy होता है ना। अच्छा ये उल्टा लिख दिया, ओके ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, हार्मोनिक मीन क्या होता है नंबर्स, ठीक है। दो नंबर के लिए आप ऐसा लिख लो सिंपली, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये हार्मोनिक मीन होता है। और इसको अगर आप अलग अलग करोगे, तोड़ोगे तो सिंपली बाहर आ जाएगा 1/2 के फॉर्म। मतलब अगर n वैल्यू होगी तो कितना कर सकते हैं, n वैल्यू के लिए मान लो n टर्म होंगे तो सबको पहले 1 में जोड़ दो, फिर 1/n से भाग कर दोगे, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है, 1/h बराबर होता है 1/n, बाहर में x1 प्लस x2, सॉरी ये भी अपॉन में होता है 1/x1 1/x2 प्लस जेड प्लस 1/xn। एन लोगों को जोड़ना है ऐसे 1/1 कर करके, फिर जो आएगा उसको 1/n से भाग करना है, फिर करना है। एग्जाम्पल बोलोगे तो एग्जाम्पल दे देता हूँ, वैसे इसके आते नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ, 4 8 16 है, 3 नंबर है। तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 1/h बराबर 1/3 ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 ऐसे। इसका एलसीएम लेना है, सबको एलसीएम लेके भाग करोगे, फिर इसको जब पलटी करोगे तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। जो भी इसका आएगा 1/3 इंटू ये एलसीएम लोगे, 4 8 16 का 16 ही होता है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 अट्ठे 16, 4 से काटोगे 16 को, कितना आएगा 4 चौक 16 8 दूनी 16 और 16 कम 16 डिवाइड बाई 16। तो 4 2 6 और एक 7, कितना आएगा 7/48 7/48। तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, इसको पलटी करोगे इसको चेंज करोगे तो ये वैसा हो जाएगा 48/7, ये हार्मोनिक मीन हो जाता है, ठीक है। तो ये दो के लिए ऐसे बन गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो हार्मोनिक मीन 1/h इक्वल क्या लिख सकते हो, 1/n ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y, और यहाँ n मतलब 1/2 है। तो ये देख लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आएगा, तो ये कौन हो जाएगा x प्लस वाई, 1/h है तो h बराबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ये तो 2xy, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। दो के लिए ये हो गया, n के लिए ये हो गया, और ये एक एग्जाम्पल हो गया 3 के लिए। तो वैसे हार्मोनिक मीन आते नहीं है, फिर भी आप लोग को हल्का हल्का नॉलेज हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें इस तरह से करते चले जाते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन हो गया और ये आपका जियोमेट्रिक मीन हो गया। चलिए ठीक है, फिर इतना कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा कुछ बता दूंगा, फिर उसके आगे फिर आगे बढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल की ओर, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।